देखिए, दिल्ली एनसीआर की हवा जो है साल दर साल जो है जहरीली होती जा रही है। सर्दियों में स्मॉग की चादर आप देखते होंगे, स्कूल बंद हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शंस के काम जो है वो रोक दिए जाते हैं, लोगों की सेहत पर जो है सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे में राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है जो ऑटो सेक्टर, गैस कंपनियां और लाखों वाहन मालिकों के लिए जो है गेम चेंजर साबित हो सकता है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की एक एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की है कि 2030 तक दिल्ली एनसीआर में केवल इलेक्ट्रिक कारों का ही रजिस्ट्रेशन हो। रिपोर्ट के मुताबिक सर कहा गया कि सर्दियों में PM 2.5 जो प्रदूषण का जो एमिशन का सबसे बड़ा जो है इंडिकेटर है, उसमें कहा जा रहा है कि करीब 23% हिस्सा यानी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है लोग, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हो रहा है, जिससे गाड़ियों पर जो है सख्ती की जरूरत बताई जा रही है। कैसे देख रहे हैं इस खबर को सर, और इसके तमाम एंगल्स हैं? मैंने इसलिए गेम चेंजर बताया कि किसी के लिए अच्छा है, कंपनियों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारे आपके जैसे जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनके लिए बुरा हो सकता है। तो क्या है ये पूरी कहानी, दोनों साइड की स्टोरी आप बताइए। नहीं, देखिए, CAQM जो कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की जो एक सेलेक्ट कमेटी है, उसकी बैठक भी दरअसल आज है, और उसमें ये मामला बताया जा रहा है कि कई बड़े जो है वो प्रस्ताव जो है एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से दिए जा सकते हैं, जिनमें 2 प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक प्रस्ताव ये है कि 2030 तक जो दिल्ली एनसीआर में जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हों, वो सारी की सारी गाड़ियाँ जो है वो EV हों, बिना किसी EV गाड़ी को रजिस्ट्रेशन ना करने दिया जाए। एक बड़ा प्रस्ताव ये है। दूसरा प्रस्ताव जो है वो ये है कि 1 अप्रैल 2027 से दिल्ली एनसीआर में जो टैक्सी चलती हैं, जो कैब चलती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो EV वाली कैब वो हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल हों, उसमें पेट्रोल, डीजल, CNG इन सबको बाहर कर दिया जाए। ये 2 ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि बहुत बड़ा असर जो है वो पैदा कर सकते हैं आम लोगों की, आम जो लोग हैं उनके रोजगार पर भी और उनकी विशाल ज़िंदगी पर भी। पहले रोजगार वाले पॉइंट को समझाइए, कैसे अफेक्ट करेगा सर? देखिए, रोजगार वाला जिसमें टैक्सी चालक शामिल हैं, लाखों ऐसे ड्राइवर हैं जो अपनी गाड़ियों के साथ, ओला के साथ, उबर के साथ, मैं लास्ट नंबर देख रहा था तो लगभग 1.5 लाख से ऊपर का नंबर आ रहा था इनका। हालांकि उसमें वो नंबर शामिल नहीं है जो दूसरे, मान लीजिए इलाके किसी दूसरे शहर से, कस्बे से में जहां रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं टैक्सी में, और उनको लाकर वो दिल्ली एनसीआर में चला रहे हैं। अगर उस नंबर को आप जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा नंबर विशाल बैठेगा जी। अब इसमें क्या है कि आज जो बैठक है उसमें ओला, उबर जैसे जो राइड, जो हेलिंग कंपनियां हैं, जो एग्रीगेटर हैं, कैब एग्रीगेटर्स हैं, इनको इनवाइट नहीं किया गया। सियाम जैसे संगठन को, मतलब इंडस्ट्री एसोसिएशन को इनवाइट नहीं किया, और इसमें कुछ सिलेक्ट जो है ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मारुति, इन जैसे कुछ, उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया। एक तो यहाँ पे मसला इस बात का है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो लाखों गाड़ियां दिल्ली एनसीआर में चल रही हैं, जिसमें CNG की भी टैक्सी शामिल है, बड़ा पार्ट अब दरअसल जो कैब चल रही हैं उसमें CNG वाली कैब्स हैं। अगर आप इन सबको बाहर कर देंगे और ये कहेंगे कि साहब केवल और केवल इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियां ही चलेंगी टैक्सी में, कैब के तौर पर, तो आप समझिए कि लाखों लोगों का रोजगार सीधे तौर पर प्रभावित होगा। इन तमाम लोगों को अपनी गाड़ियां लेकर या तो दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा, या अपने गांव देहात, दिल्ली एनसीआर के बाहर जाकर आपको अपनी गाड़ियां चलानी होंगी सीधे तौर पर। अब क्या इन लोगों के पास ये विकल्प होगा कि वो अपनी गाड़ियों को स्विच करके, मान लीजिए किसी ने CNG गाड़ी खरीदी है, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर टैक्सी के लिए, क्या वो व्यक्ति अपनी उस गाड़ी को बेचकर तुरंत EV ले पाएगा? क्या EV का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? मान लीजिए दिल्ली एनसीआर में कोई व्यक्ति एक गाड़ी बुक करता है आउट स्टेशन के लिए, क्या उसके पास इंफ्रा है यहाँ पे? क्या चार्जिंग के स्टेशन है? और 1 ही साल बाद इसको लागू करने की बात की जा रही है, 1 अप्रैल 2027 से, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वक्त है। आम लोग जो ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए कैब जो CNG या जो पेट्रोल और डीजल वाली जो कैब्स हैं, वो अगर यहाँ से हट जाती हैं, और इलेक्ट्रिक वाली कैब दिल्ली एनसीआर में कितनी होंगी? ना के बराबर इस वक्त होंगी। अब जो लोग कम्यूट करते हैं डेली कैब से, क्या उनको, उनके जीवन पर किस तरह का असर पड़ेगा? ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरियों के लिए जाते हैं,
वहाँ पे उनके जीवन पर भी यहाँ पे असर यहाँ होता हुआ दिखाई विशाल देगा। तो 3 सवाल मेरे मन में आया सर। एक तो पहला जो आप कह रहे हैं कि रोजगार वाला मामला छिनेगा, मैंने कई कैब ड्राइवर से बात की सर, उनके ऊपर भारी भरकम कर्ज है, वो कर्ज लेकर जो है कैब चला रहे हैं। उसका जो है एक EMI पार्ट बेचारा पे करता है, उसके बाद जो बचता है उससे अपना जीविकोपार्जन चलाता है। उसका क्या होगा, सरकार ने सोचा है या नहीं, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। उसके अलावा जो CNG से शिफ्ट करने की जो बात आ रही है, उस पर गैस कंपनियों का भी जो है एक राय आई है सर। IGL ने कहा कि इससे बेहतर है कि डुअल पाथवे, यानी जो है 2 रास्तों का जो है उन्होंने सुझाव दिया है। कहा कि 2 पहिया वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन कर दीजिए और मध्यम और जो भारी वाहनों के लिए CNG करिए। इस पर आप क्या सहमत हैं या नहीं, मैं वो पूछना चाहूँगा। EV इंफ्रा पर आपने बहुत अच्छी बात कह दी। और तीसरा एक बड़ा अहम सवाल ही बॉस, अभी तो कैब के प्राइसेस अगर आप देख लीजिए तो एक मध्यम वर्गीय परिवार को पे करने में थोड़ा लगता है कि अरे भाई महंगा लग रहा है, लेकिन अगर वो कैब्स जब EV पर चलने लगेंगी तो मुझे लगता है कि इंफ्रा का कॉस्ट बढ़ेगा, गाड़ी की कीमत बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि प्राइसिंग भी बढ़ेगी, तो वो भी मार जो है मिडिल क्लास पर पड़ने वाली। तीनों बातों को समराइज करिए। नहीं, EMI की जहाँ तक आपने बात की, कर्ज की बात की, बिल्कुल ये बात सत्य है कि मुझे लगता है, आंकड़े नहीं है मेरे पास, लेकिन 100 में से 90 गाड़ियाँ ऐसी होंगी जो EMI पर आधारित होंगी, दिल्ली NCR में चलने वाले कैब्स। अब जाहिर तौर पर इनको का जब कामकाज, और चूंकि दूसरे इलाकों से भी लोग आकर अपनी जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं कमर्शियल नंबर प्लेट वाली, उनको लाकर दिल्ली NCR में चला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि छोटे शहरों में अभी भी अगर आप कैब वहाँ धंधा नहीं है तो उतना वहाँ पे स्कोप नहीं है जहाँ पे आपकी कमाई निकल आए। इसीलिए लोग यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर तक के लोग भी यहाँ पे दिल्ली NCR में अपनी कैब चला रहे हैं और जीविकोपार्जन का साधन है वो। तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, EMI कैसे चुकाएंगे? क्या एक ये बड़ा फाइनेंशियल या इस तरह का एक क्राइसिस नहीं होगा क्या बैंकों के लिए डिफ़ॉल्ट इस तरह के, जब लाखों लोगों की अगर आप गाड़ियाँ उनसे काम करने का अधिकार छीना जाएगा तो वो किस तरह से इन किस्तों को भर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात जो IGL वाली बात कही, ये एक मॉडल वर्केबल हो सकता है जहाँ पे कि आप इस बात को कहें कि CNG के जो व्हीकल हैं उनको जो है यहाँ पे जो हैवी और मीडियम व्हीकल हैं इनको यहाँ चलाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि डीजल व्हीकल्स को जो है CNG में कन्वर्ट किया जाए। अब देखिए CNG इसका मेरा ये मानना है कि जो भी आप EV पे ट्रांजिशन करना चाहते हैं, सरकार चाहती है क्लीन एनर्जी, एक तो क्या व्हीकुलर जो एमिशन है क्या वो इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से पूरा एयर का पोल्यूशन ख़राब हो रहा है, इस बारे में क्या स्टडीज़ हैं? इस सब चीज़ों को सरकार को पहले तो नापतोल करनी होगी विशाल। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है सर कि 23% जो हिस्सेदारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आ रही है, PM 2.5 जो है पार्टिकुलेट मेटिकुलेट जो बोला जाता है 2.5 उसमें। नहीं, ये बात, हाँ ये बात सही है कि 23% के आसपास है, लेकिन 23% की अगर ये है तो उस पर डिपेंडेंट कितने लोग हैं ये भी तो देखना होगा। आप देखिए कितनी बड़ी आबादी, या तो आप फिर गाड़ियां चलाना बंद कर दीजिए अगर आप 23% को पूरा खत्म करना चाहते हैं। और उसी लिए एक ये बात कही गई है जीरो टेल पाइप एमिशन की, ZTE की, कि ऐसी गाड़ियां यहाँ दिल्ली NCR में चलाइए जिनसे बिल्कुल जो टेल पाइप से जो एमिशन होता है वो बिल्कुल जीरो रहे। तो हर व्यक्ति के लिए आप जो EV खरीदने की मजबूरी पैदा कर रहे हैं। जिन लोगों ने हाल के सालों में खरीदी है वो अपनी गाड़ियाँ कहाँ लेके जाएंगे? कल को अगर इस तरह की पॉलिसी आ रही, कल को आप 2030-31 में इस बात की पॉलिसी लेकर आएंगे कि नहीं साहब हम दिल्ली NCR में किसी भी तरह की पेट्रोल, डीजल, CNG किसी तरह के व्हीकल को नहीं चलने देंगे, केवल और केवल EV चलेगी। आज जिस व्यक्ति ने 10-12 लाख, 15 लाख या 20 लाख इन्वेस्ट किए हैं गाड़ी खरीदने में अपने आवाजाही के लिए, उस व्यक्ति के पास क्या ऑप्शन होगा ऐसी स्थिति में कि वो उस गाड़ी को निकाले और फिर EV ले। और अगर EV ले मान लीजिए कोई व्यक्ति EV ले, आज EV खरीदने में सबसे बड़ा संकट इस बात का है कि अगर आप 400 किलोमीटर, 350 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक सिरदर्द इस बात का होगा कि मेरी गाड़ी जहां मैं जाना चाहता हूं वहां पहुंच पाएगी कि नहीं, जहां पहुंच जाएगी वहां क्या उसको चार्जिंग स्टेशन मिलेगा या नहीं, और वापस फिर मैं कैसे आऊँगा। तो जो लोग 500, 600, 700 किलोमीटर चले जाते, इतने बड़े बड़े सरकार ने हाईवे बनाए हैं,
उन पर अभी चार्जिंग इंफ्रा ना के बराबर है। चलिए सर, आपकी बातों को और मैं जोड़ रहा हूँ, कार कंपनियों क्यों चिंतित हैं इस पॉइंट से भी। देखिए, दिल्ली में अभी पर्याप्त जो है कहा जा रहा है कि चार्जिंग स्टेशन नहीं है। बिजली ग्रिड की जो क्षमता है वो बड़ी सीमित है। आम लोगों के लिए जो है ईवी खरीदने के लिए फाइनेंस और लोन की जो फैसिलिटी पूरी तरह तैयार नहीं है। सिर्फ 4 साल में ही पूरी तरह ईवी पर जाना मतलब इनका कहना है कि व्यवहारिक ही नहीं है बॉस। और दूसरा तर्क ये भी है सर कि जो हम लोग जीएसटी बचत महोत्सव वाली कहानी कर रहे थे उस समय तो यही पाए ना कि अब जो अंतर है ईवी वर्सेस पेट्रोल गाड़ियों की, वो भी अब जो है अब बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही है। तो लोग अब क्यों ही खरीदें ईवी को। डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनके प्राइसेस अभी भी बहुत बड़ा गैप है। नॉर्मल अगर आप पेट्रोल या डीजल व्हीकल के मुकाबले देखेंगे तो दाम बहुत ज़्यादा हैं। इतना बर्डन पहले से ही अफोर्डेबिलिटी को देखने वाला जो बाज़ार है या फर्स्ट टाइम जो बायर हैं जिनको लेके छोटी कारें खरीदने को लेके एक बड़ा संकट हमने देखा कि पूरा का पूरा जो ऑटो सेक्टर है वो स्लम्प में दिखाई दिया। 1-1.5 साल पूरा ऐसा माहौल दिखाई दिया। क्या उनके पास अब ऐसी ताकत होगी कि वो ईवी खरीद पाएँ? तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल दरअसल प्रॉब्लम है। सरकार को CAQM या और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिसी मेकर जो हैं, उनको इन सब तमाम बिंदुओं पर विचार करके ही किसी पॉलिसी का निर्माण करना होगा। विशाल जी, एक लास्ट मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि अब गाड़ियों की बात हो रही है तो ये भी खबर आ रही है कि 1 अप्रैल से जो है 20% जो है इथेनॉल मिक्स पेट्रोल जो है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। तेल कंपनियों को तो है E20 पेट्रोल बेचना ही होगा, लेकिन एक तर्क ये दिया जा रहा है कि जिनके पास पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको बड़ा दिक्कत है। कहा जा रहा है कि 5 से 7% जो है माइलेज गिर जाएगा, कुछ जो अंदरूनी पार्ट्स है वो खराब हो सकता है। अब इस कहानी को भी क्या जोड़कर देखा जाए? बिल्कुल, उसमें देखिए इस चीज़ को लेके बहस पिछले साल खूब रही। E20 को लेके बहस खूब रही। नई गाड़ियां ऐसी हैं जो कि E20 कंप्लाइंट हैं, जिनके जो उसको लेके उनकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह के हैं जहाँ पे कि E20 पेट्रोल के हिसाब के उनके इंजन बने हुए हैं। बाकी जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए ये बड़ी दिक्कत है। क्या माइलेज कम मिलेगा, क्या इंजन के पार्ट ख़राब होंगे, उन सब मुश्किलों को सरकार ने एक तरफा तौर पर उसको अनिवार्य बना दिया है। मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर से जुड़ी पॉलिसीज़ में जिस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं उसमें आम लोगों का एक तरफा मुझे लगता है एक तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं, जहाँ पे कि साहब चाहे पोल्यूशन का मामला हो कि साहब बिजली वाली गाड़ी आपको लेनी ही लेनी है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आम लोगों को क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह से उनके घर के बजट पर असर ना हो, इन तमाम फैक्टर्स का ख्याल रखा नहीं जा रहा।